हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। तो आपको पता है कि जैसे बोला गया है कि अक्टूबर में हो सकता है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा, तो उसी के लिए हम जो है मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेके आए हैं। जितने भी आपके पोर्शन रहने वाले हैं सिलेबस में सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, तो वो सब हम इन मॉक टेस्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपना कमेंट स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर एंड में बताइएगा। एंड बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उनके आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं ये आपके ना ही सिर्फ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, ये जितने भी फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के, उन सब के लिए भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम ही है। जीके पोर्शन अगर लिया जाए या हिस्ट्री वगैरह लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं पॉलिटी में। तो इसलिए ये मॉक टेस्ट जो होने वाले हैं ये आपके जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम हो गया या फिर जो VLW का एग्ज़ाम आने वाला है और भी डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग। तो इंडिया जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, एक मिनट, हाँ, तो जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया ड्यूरिंग विच एक्ट, ठीक है। तो ए है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सी है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक है। ये जो चार्टर एक्ट थी 1833 की, ये इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था इस चीज़ को चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो सेकेंड क्वेश्चन, द पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। पहली बार इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे इन्होंने 1859 में जो है 1859 में इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। एंड लॉर्ड कैनिंग जो थे इनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे 1858 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आई थी उसमें फर्स्ट टाइम वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमारे बने थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1858 में। और 1859 में जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में, ठीक है। सो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली, फर्स्ट इंडियन लिखा है। सो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं पूछा है, ठीक है। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा होता तो हम लॉर्ड माउंटबेटन को टिक कर देते, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो ए है सी राजगोपालाचार्य, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी राजगोपालाचार्य जो थे ये पहले क्या बने थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे हमारे सी राजगोपालाचार्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर थर्ड का है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचार्य। फोर्थ क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एक्सेप्ट। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं एमरजेंसी के टाइम, एक्सेप्ट कौन से दो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते? तो ए है आर्टिकल 2930, बी है आर्टिकल 1516, सी है आर्टिकल 2021 एंड डी है आर्टिकल 2324। तो ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जो हम फंडामेंटल राइट्स जब सस्पेंड करते हैं तो वो सस्पेंड नहीं हो सकते। तो इसका फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आर्टिकल 2021 जो है ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। और ये जो हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहाँ से लिया है? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जो है वहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने लिया है। एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिए हैं, और जो फंडामेंटल राइट जो हैं, जो आर्टिकल जो हैं इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20 एंड 21। सो फोर्थ का सी राइट आंसर है। आई होप अभी तक सबका राइट आंसर चल रहे होंगे। 4 आउट ऑफ 4 स्कोर होना चाहिए सबका, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय। तो जो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये हमने प्रियम्बल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए थे? तो ए है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी है 44th, सी है 7th और डी है 52nd। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी ये हमारी कब आई थी? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे, और इसको इसलिए हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये 1976 में आई थी, और प्रियम्बल में जो है इस दौरान जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में हमने ये 3 वर्ड्स जो थे न्यू ऐड किए थे। ठीक है, अब जो हमारा प्रियम्बल है ना, इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया भी बोला था किसी ने। ठीक है, प्रियम्बल इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। ये किसने बोला था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, के.एम. मुंशी जो थे इन्होंने प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया बोला था। एंड ऑल्सो प्रियम्बल इज नोन एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये किसने बोला था? पालखी वाला ने। ठीक है, पालखी वाला जो थे इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया बोला था प्रियम्बल को, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया जो था वो किसने बोला था? के.एम. मुंशी ने। अब जो प्रियम्बल है ना, इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रियम्बल जो है वो क्या है? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, इट इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है हमारा प्रियम्बल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये किसने जो है इसको किसने शो किया था? ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय होम। ठीक है, किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था और बोला था कि इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ऐड किया जाए, और फर्दर जो है जाके ये प्रियम्बल के नाम से जाना गया। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सो फिफ्थ का राइट आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर ए है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कमेटी वॉज सेटअप फॉर द सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जब सेपरेशन हुई थी तो कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है के वेणुगोपाल कमेटी, बी है नरसिम्हा राव कमेटी, सी है श्री कृष्ण कमेटी और डी है आर.एस. महेश्वरी कमेटी। तो सिक्स्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री कृष्ण कमेटी जो थी 2010 में श्री कृष्ण कमेटी बिठाई गई थी, जिसने बोला था कि सेपरेशन की जाए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की। ठीक है, इन्होंने ही जो है फर्दर सारी जो डिटेल्स थी वो दी थी। तो जो कमेटी बैठी गई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सेपरेशन के लिए वो थी श्री कृष्ण कमेटी इन 2010। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इंडिया की बिस्मार्क किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बी.आर. अम्बेडकर, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य और डी जी.वी. मवलांकर। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, सेवेंथ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ही वॉज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले इंडिया के होम मिनिस्टर जो थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी राजगोपालाचार्य के बारे में आपको ऊपर मैं बता चुकी हूँ, एंड जी.वी. मवलांकर जो थे ये हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो थे वो जी.वी. मवलांकर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम मिनिस्टर थे पहले। राजगोपालाचार्य जो थे वो क्या थे? फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, इंडियन गवर्नर जनरल। और बी.आर. अम्बेडकर जो थे इनके बारे में तो सबको पता होगा। और बी.आर. अम्बेडकर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, जो कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, उसके चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, सो सेवन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
8th question, according to which article name of any state can be altered by union parliament? तो यूनियन पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट का नाम जो है वो ऑल्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, ठीक है। तो ए है आर्टिकल 3, बी है आर्टिकल 5, सी है आर्टिकल 239 और डी है आर्टिकल 51। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है ये क्या कहता है कि कितनी जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स कैन बी यूनाइटेड एंड डिवाइडेड। एग्जिस्टिंग स्टेट्स को यूनाइट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकता है यूनियन पार्लियामेंट। ये जो है हक जो है यूनियन पार्लियामेंट को दिया गया है आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। सो आर्टिकल 3 जो है ये कहता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स कैन बी यूनाइटेड एज वेल एज डिवाइडेड, ठीक है। और किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं या उसको यूनियन टेरिटरी में बना सकते हैं, ये सब जो है आर्टिकल 3 में दिया गया है। सो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 3। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोंटैग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? तो कौन से इनमें से कौन से एक्ट को मोंटैग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है? ए है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आया था उसको मोंटैग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी कि इसमें सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे इस एक्ट में बनाए गए थे। बाद में फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में जो है वो भी कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई थी? डायरकी जो थी, ठीक है, डायरकी वॉर इंट्रोड्यूस्ड। बाइकैमरलिज्म जो है फर्स्ट टाइम वो इसी एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मोंटैग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी और बाइकैमरलिज्म पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन, President can make proclamation of emergency in failure of constitutional machinery in any state according to। तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर पे जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर लगाई जाती है? तो ए है आर्टिकल 360, बी है आर्टिकल 356, सी है आर्टिकल 352 और डी है आर्टिकल 350। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आर्टिकल 356 जो कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 352 जो दिया गया है ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंदर लगती है। एंड द आर्टिकल 360 जो है ये हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंदर लगती है। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि अभी तक इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, ठीक है। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356। 11th क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नखलिस्तान और ओएसिस ऑफ सिंध? कौन सी सिविलाइजेशन को नखलिस्तान या ओएसिस ऑफ सिंध भी कहा जाता है? तो ए है हरप्पन सिविलाइजेशन, बी है इंडस सिविलाइजेशन, सी है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन और डी है यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर 11th का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है इसको हम माउंट ऑफ डेड या ओएसिस ऑफ सिंध नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो 11th का राइट आंसर है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन और ये जो है डिस्कवर की थी आर.डी. बैनर्जी ने, ठीक है। आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी दिया गया है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है ये आपको पता होना चाहिए, दयाराम साहनी ने ये जो है डिस्कवर की थी। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, हरप्पन सिविलाइजेशन दयाराम साहनी ने एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में, ठीक है। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। 12th क्वेश्चन, द बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑल्सो कॉल्ड द सर्जना वॉर इज रेफर्ड टू इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा? तो ये जो है एक बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी बिटवीन 5 आर्यंस, 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यंस के बीच में ये जो है बैटल हुई थी, जिसमें सुदास जो थे उनको विक्ट्री मिली थी। तो ये जो है यहाँ पे पूछा है कि इसको 10 सर्जना वॉर को कौन से जो है ऋग्वेद के मंडल में रेफर किया गया है? तो ए है 7th मंडल, बी है 10th मंडल, सी है 2nd मंडल और डी है 5th मंडल। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7th मंडल जो है ऋग्वेदा का उसमें बताया गया है बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में, जो कि 5 आर्यन 5 नॉन आर्यन के बीच में लड़ गई थी। जो 10th मंडल है ना,
टोटल हमारे जो ऋग्वेद हैं उसमें टोटल 10 मंडल ही हैं, ठीक है। टोटल जो है 1028 हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेदा में, ठीक है। एंड जो हमारा गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र इज गिवन इन 3rd मंडला ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। सो ये मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ सारी चीज़ों की कि आपको क्वेश्चन तो पता चलेगा ही क्या आंसर है उसका, ये तो पता चलेगा ही, अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। डू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लग रही है, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना स्कोर जो भी आपका रहेगा, ठीक है। सो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7th मंडला। 13th क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो मुगल पेंटिंग्स थी ये अपनी जेनिथ पे पहुंची थी, ठीक है। इसको जो है पीरियड को हम ये किसके पीरियड के दौरान जो है मुगल पेंटिंग्स जेनिथ पे पहुंची थी, तो मतलब जेनिथ मतलब हाइट पे थी अपनी, ठीक है। तो ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। 1605 से 1627 के पीरियड में जो है बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग्स, ठीक है। 1605 से 1627 का पीरियड जो था वो जहांगीर का था, जिसको हम मानते हैं कि ये है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग्स। जहांगीर जो है इसने शालीमार एंड निशात गार्डन जो है हमारे श्रीनगर में वो भी जहांगीर के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। सो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। 14th क्वेश्चन, विच मुगल रूलर वॉज फर्स्ट टू यूज़ आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन वॉरफेयर। कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जिसने आर्टिलरी और गन पाउडर जो है पहली बार वॉर के दौरान यूज़ किया था। तो ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है औरंगज़ेब। तो 14th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाबर जो था इसने पहली बार जो है गन पाउडर और आर्टिलरी सिस्टम जो है वो यूज़ किया था जंग लड़ने के लिए। जो हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये हमारी हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में 1526 में, ठीक है। 1526 में पहली बैटल हुई थी पानीपत की बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और बाबर ने जो है फर्स्ट टाइम जो है गन पाउडर और आर्टिलरी सिस्टम जो है वो यूज़ किया था, ठीक है। तो 14th का ए राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई थी। ए है गोवा, बी है दिल्ली, सी है पानीपत और डी है सूरत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सूरत में 1613 में जो है पहली फैक्ट्री लगाई गई थी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 16th क्वेश्चन, जिनके अभी तक 15 में से 12 भी आ रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। सो 16th क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज जो है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट जो है ये स्लोगन किसने दिया था। ए BR अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। सो 16th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने ये स्लोगन दिया था इन लखनऊ सेशन, ठीक है। जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था 1916 में। 1916 के लखनऊ सेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। और आप मुझे ये बताइएगा कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने एक ही सेशन जो है वो प्रिजाइड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो कहाँ पे हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डी आता है ऑप्शन, सॉरी। तो महात्मा गांधी का आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। सो 16th का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक इन लखनऊ सेशन 1916 में इन्होंने बोला था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 17th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच मूवमेंट अ बुक नील दर्पण वॉज रिटन। तो जो बुक नील दर्पण है वो इनमें से कौन से मूवमेंट के ऊपर के बेसिस पे जो है लिखी गई है। तो ए है चंपारण सत्याग्रह, बी है रॉलेट एक्ट, सी है खेड़ा सत्याग्रह और डी है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो 17th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो था इसमें जो है इसकी जो जितने भी इसमें जो भी हैपनिंग्स हुई थी वो सब जो है बुक में लिखी गई हैं जिसका नाम है नील दर्पण। और ये जो बुक है ये किसने लिखी है, दीनबंधु मित्रा जो हैं उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। जो नील दर्पण बुक है इट इज़ रिटन बाय दीनबंधु मित्रा एंड ऑल्सो द चंपारण सत्याग्रह इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। पहला सिविल डिसोबीडियंस जो था वो भी चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है, ठीक है। सो 17th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह।
18th क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड द मद्रास सेशन हेल्ड बाय कांग्रेस इन 1927। तो 1927 में जो है एक कांग्रेस का सेशन किया गया था मद्रास सेशन के नाम से, तो वो जो है उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो ए है बदरुद्दीन तैयबजी, बी है रास बिहारी घोष, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है एम ए अंसारी। तो 18th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो एम ए अंसारी थे, इन्होंने प्रिजाइड किया था मद्रास सेशन, और ये जो था मद्रास सेशन ये क्यों हेल्ड किया गया था? ड्यू टू जो साइमन कमीशन जो है 1927 में आ गया था इंडिया में, तो उसको बॉयकॉट करना था। जितने भी इंडिया की जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन सब ने बोला था कि हम बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन को, और गो साइमन बैक की जो है नारे इन्होंने लगाए थे। तो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए 1927 का मद्रास सेशन बिठाया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी, ठीक है। तो 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन, गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन जो है वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। सो इससे आपको ये भी पता चल गया कि गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा गया था। तो ए है 7th 5 ईयर प्लान, बी है 5th 5 ईयर प्लान, सी 2nd 5 ईयर प्लान और डी 12th 5 ईयर प्लान। तो 19th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान जो आया था, इसमें जो है गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने। और ये प्लान कब से कब तक था? 1974 से 78 तक जो था हमारा 5th 5 ईयर प्लान चला था। एंड दिस प्लान वाज, इसका मेन मोटिव जो था वो था पॉवर्टी एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है 5th 5 ईयर प्लान को। एंड इट वॉज टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। ये प्लान जो है अपनी कंप्लीशन के पहले ही टर्मिनेट हो गया था, और इसके बाद एक रोलिंग प्लान भी आया था, ठीक है। रोलिंग प्लान जो है, आप मुझे ये बताइएगा कि रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। एक पार्टी थी, उन्होंने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5th 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 78 तक चला था, ठीक है। 20th क्वेश्चन, विच was the final authority to approve 5 ईयर plans in India। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनको अप्रूव करने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी थी वो कौन सी थी? तो ए है NDC, बी है NCDC, सी है प्लानिंग कमीशन और डी है नाबार्ड। तो 20th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये फाइनल अथॉरिटी थे टू अप्रूव 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया इन 1950, ठीक है। 1950 में जो है अप्रूवल हुआ था, और 1951 से जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1950 में NDC ने जो है फाइनल अप्रूवल दिया था टू स्टार्ट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21st, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागरमथा इन विच कंट्री। तो माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमथा के नाम से कौन सी कंट्री में जाना जाता है? ए है बांग्लादेश, बी है इंडिया, सी है चाइना और डी है नेपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमथा नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को चाइना जो है, चाइना में चोमुलैंगमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चोमुलैंगमा नाम से चाइना में जाना जाता है, सागरमथा नाम से नेपाल में, और इंडिया में जो माउंट एवरेस्ट के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। सो 21st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22nd क्वेश्चन, सियाचिन, बाल्टारो, बियाफो, हिस्पर एंड आर इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ। तो सियाचिन, बाल्टारो, बियाफो, हिस्पर ये सब इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से हिमालयस में आती हैं, ठीक है। सो ए है आउटर हिमालय, जिनको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं, बी है मिडिल हिमालय, सी है ट्रांस हिमालयस और डी है हिमाद्रीज, ठीक है। सो 22nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ट्रांस हिमालयस जो हैं, ये जो हैं इनमें ही ट्रांस हिमालयस में ये इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं आती हैं सियाचिन, बाल्टारो, बियाफो और हिस्पर। ट्रांस हिमालयस की जो मेजर हिल्स हैं वो हैं हमारी लद्दाख, ज़ंस्कार, ठीक है। लद्दाख, ज़ंस्कार, काराकोरम जो हैं ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो, ठीक है, ट्रांस हिमालयस की। और जो ट्रांस हिमालयस हैं ये कब बने थे? हिमालयस की फॉर्मेशन से भी पहले, ठीक है। सो दीज आर फाउंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड द इंपॉर्टेंट हिल्स आर लद्दाख, ज़ंस्कार एंड काराकोरम। और इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो हैं सियाचिन, बाल्टारो, बियाफो, हिस्पर, ये सब, ठीक है। सो 22nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस हिमालयाज। 23rd क्वेश्चन, कार्डमम हिल्स आर द साउदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया हैविंग अ शेनकोटा गैप विच जॉइंस। तो कार्डमम हिल्स जो हैं ये सदर्न मोस्ट हिल रेंज हैं इंडिया की, और यहाँ पे जो है एक शेनकोटा गैप पाया जाता है जो कि कौन सी 2 स्टेट्स को ज्वाइन करता है? तो ए है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बी है कर्नाटका एंड केरला, सी है केरला एंड आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु एंड केरला। तो 23rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तमिलनाडु और केरला को ज्वाइन करता है शेनकोटा गैप, जो कि हमारे कार्डमम
हिल्स में पाया जाता है। और ये जो कार्डमम हिल्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, ठीक है। दीज आर द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। दीज आर द सदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे जो है शेनकोटा गैप जो है वो ज्वाइन करता है तमिलनाडु और केरला को, ठीक है। तो 23rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु एंड केरला। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द ओल्ड एलोवियम कंटेनिंग पेबल्स एंड कोर्सर सेडिमेंट्स। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो है ओल्ड एल्यूवियम जो है किसको कहा जाता है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे पेबल्स और कोर्सर सेडिमेंट्स ही पाए जाते हैं। तो ए है खादर रीजन, बी है बंगाल रीजन, सी है बाबर रीजन और डी है तराई रीजन। तो 24th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल रीजन जो है, बांगर रीजन, इसको ओल्ड एल्यूवियम के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है लेस फर्टाइल रीजन है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पेबल्स और जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं वो कम पाए जाते हैं, ठीक है। सो 24th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल रीजन। 25th क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम और डी नेपाल। तो 25th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। असम में जो है मजुली आइलैंड जो है, मजुली आइलैंड ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे मजुली आइलैंड जो है इन असम इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है। तो ये कहाँ पे है? असम में, इन मजुली, इट्स नोन एज मजुली आइलैंड ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी गंगा एंड डी कावेरी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गोदावरी जो है ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया का। इसको हम दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। एंड इट फॉर्म्स द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन in India. Second largest basin in India is formed by river Godavari, also known as Dakshin Ganga, and it is the longest peninsular river of India. It originates from महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है गोदावरी। तो 26 का ए राइट आंसर था। 27th क्वेश्चन, हीराकुंड डैम द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जो हीराकुंड डैम है ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो ए गोदावरी, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी महानदी। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। महानदी रिवर जो है इस पे हीराकुंड डैम जो है वो लोकेटेड है, जो कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। और ये महानदी पे कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जो है हीराकुंड डैम लोकेटेड है एंड इसकी लेंथ जो है वो है 2676 किलोमीटर, ठीक है। 2676 किलोमीटर लॉन्ग है ये डैम एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। अब मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 28th क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज़ बीन सेटअप इन। इंडिया का पहला कहाँ पे सेंटर बनाया गया है वेटलैंड कंजर्वेशन का? तो ए है तमिलनाडु, बी है चेन्नई, सी दिल्ली और डी बैंगलोर। तो 28th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चेन्नई में जो है 2 फरवरी 2021 में जो है फर्स्ट सेंटर ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस 49 वेटलैंड्स हैं टोटल इंडिया में, जिनको हम रामसर साइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल जो है 49 है वो, और ये कहाँ पे बनाया गया है? चेन्नई में। तो 28th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। 29th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं टोटल कितने हैं? 4, ठीक है। टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, और इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा एक जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ठीक है। सो ए है लोकटक लेक, बी ईस्टर्न घाट, सी वेस्टर्न घाट और डी रन ऑफ कच्छ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है इट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। जो टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वो कौन से हैं? एक तो हो गया वेस्टर्न घाट, बी है हिमालयाज, ठीक है, देन इंडो बर्मा एंड देन निकोबार आइलैंड, ठीक है। निकोबार आइलैंड, इंडो बर्मा, हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स आर द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसको माना जाता है? ए रामडियो मिश्रा, बी ओडम, सी ए.जी. टैंसले और डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंडिया में जो है फादर ऑफ इकोलॉजी रामडियो मिश्रा को माना जाता है। जो ओडम है ना, इनको
फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है इन वर्ल्ड, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड जो है वो यूजीन ओडम है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जो है वो रामदेव मिश्रा है। एजी टैंसले जो है इन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और MS स्वामीनाथन इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। सो 30th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का जो मॉक टेस्ट है वो यहीं पे एंड होता है। टोटल हमने 30 क्वेश्चन रखे थे जो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ठीक है, इस सब को इंक्लूड किया था आज की वीडियो में हमने। सो फर्दर अगर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट और चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 30 वो ज़रूर बताएं। और जो भी मैंने क्वेश्चंस बीच में पूछे हैं वो भी बताइएगा। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे आपको डेली क्विज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे और जो भी वीडियोज़ आती हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी JK PSI के मॉक टेस्ट हैं और वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैं उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।